Hi friends, welcome back to channel. So today's topic is causes of overcapitalization. आज हम डिस्कस करने वाले हैं what are the reasons, what are the causes of overcapitalization. Overcapitalization हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट अर्निंग्स जो है नहीं अर्न कर पाती ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल ज़्यादा हो जाती है और अर्निंग्स कम हो जाती है. कैपिटल ज़्यादा और जो अर्निंग्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है, वो कम है. एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस में वो तो कर दी, बट उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसने जो प्रॉफिट एट द एंड बिजनेस में अर्न किए वो सफिशिएंट नहीं थे फेयर रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने में. फेयर रेट ऑफ रिटर्न से हमारा क्या मतलब है? द रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट करती हैं जो सेम बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, और अगर हमारी फर्म वही बिजनेस कर रही है जो बाकी फर्म्स कर रही हैं विद इन द सेम इंडस्ट्री, और बाकी फर्म्स का रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% आ रहा है ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे बिजनेस भी कम से कम 12% तो अर्न कर ले. बट अगर वो 12% नहीं कर पाती और इससे लेस रेट ऑफ रिटर्न जो है ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल अर्न करती है, तो उस सिचुएशन को हम ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं. बट नाउ द थिंग्स कम कि ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्यों है? व्हाट आर द कोजेज बिहाइंड द ओवर कैपिटलाइजेशन? तो कोजेज गाइज आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैंने आपको बताया कि ओवर कैपिटलाइजेशन वो सिचुएशन जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा और अर्निंग्स कम. बट अगर आप ध्यान से थोड़ा लॉजिकली देखो तो आपको पता चल रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स कम होंगी तो एक कॉज तो यही हो गया कि अर्निंग्स का कम होना ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को लीड करेगा. बट अर्निंग्स क्यों कम होती हैं उसके भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जो कि हम अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और दूसरा मेजर कॉज है कैपिटल का ज़्यादा होना. कैपिटल कब ज़्यादा होगी? दैट मीन्स जब आपने कैपिटलाइजेशन की अमाउंट को एस्टिमेट किया होगा कि कितना बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कितना वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करें, वो आपका जो एस्टिमेशन है वो सही नहीं रहा होगा. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को एक बिजनेस कैसे एस्टिमेट करता है. दो फैक्टर्स के बेसिस पर वो एस्टिमेशन किया जाता है. पहला फैक्टर होता है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स और दूसरा एस्टिमेशन होता है रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिटर्न, कि एक बिजनेस की फ्यूचर में कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं और फ्यूचर में उस इंडस्ट्री का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा. ये दो एस्टिमेशंस लगाकर एक ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन करती है. बट अगर इन दोनों एस्टिमेशन में से कोई भी एक एस्टिमेशन गलत होता है तो या तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को लीड करेगा या अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को लीड करेगा. और अगर आपका ये एस्टिमेशन बिल्कुल सही रहता है, दैट मीन्स एक्चुअल सिनेरियो में भी आपकी उतनी ही अर्निंग्स होती हैं जितनी आपने एस्टिमेट की थी, और उतना ही एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री अर्न करती है जितना कि आपने एस्टिमेट किया था, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फेयर कैपिटलाइजेशन. बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है गाइज, तो अगर ये दोनों एस्टिमेशन सही है तो फेयर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होगी जो कि बेस्ट सिचुएशन होती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. बट अगर इन दोनों फैक्टर में से किसी भी एक के रिगार्डिंग आपका जो एस्टिमेशन है वो सही नहीं रहता है तो या तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन को लीड करेगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि कॉजेज क्या है, और या फिर वो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को लीड करेगा. तो कब इनके रिगार्डिंग जो एस्टिमेशन अगर हमारा गलत होता है तो कब ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, तो वो देखते हैं. तो हमारा अगर आपका जो एस्टिमेशन है रिगार्डिंग द फ्यूचर अर्निंग्स वो आप ज़्यादा कर लेते हो, दैट मीन्स कि आप ओवर एस्टिमेशन कर लेते हो कि आपकी एक्चुअल अर्निंग्स कम होंगी और आपका एस्टिमेशन ज़्यादा था, तब ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन जो है पैदा हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में. इसको हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे. और दूसरा, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हो और आपका एक्चुअल में ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जो है इंडस्ट्री अर्न कर रही होती है, तब हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन लीड होती है. ठीक है, तो दो मेजर कॉजेज मैंने आपको बताए, अर्निंग्स का कम होना और कैपिटल का ज़्यादा होना. कैपिटल ज़्यादा कब होगी?
अगर आपका फ्यूचर अर्निंग्स का एस्टिमेशन ओवर है, और दूसरा जब आपका रेट ऑफ रिटर्न का एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी। पहले मैंने थोड़ा सा लॉजिकली आपको चीज़ों को क्लैरिफाई किया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि और बेटर वे में आपको समझ आ सके। अभी हम देख रहे हैं, मैं आपको बताया कि कैपिटलाइजेशन का अमाउंट सही से एस्टिमेशन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो सकती है। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स, हमने यहाँ पे एक एस्टिमेशन लगाया है कि फ्यूचर अर्निंग्स जो है बिजनेस की, ये एस्टिमेटेड सिनेरियो है जो आप एस्टिमेट कर रहे हो, ये एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेशन। दैट मीन्स आप काल्पनिक है, ये चीज़ें आपने देखा है और बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स आपने ये जजमेंट निकाली है कि बिजनेस की फ्यूचर में अर्निंग्स जो है 50,000 होंगी इन द कमिंग ईयर। और जो इंडस्ट्री का ROR है, दैट मीन्स इंडस्ट्री जो इन्वेस्टेड कैपिटल पर अर्न कर पाएगी रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है, वो है 10%। ये आपने एस्टिमेशंस लगाए हैं। और हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इन एस्टिमेशंस के बेसिस पर जो हमने डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन रेस करेगी, वो क्या है, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर हम डिटरमाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमने ऊपर फ्यूचर अर्निंग्स रखी, नीचे रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें पता चल गया 5 लाख इज द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन द एस्टिमेशंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड। ठीक है, जो एस्टिमेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने लगाए उसके बेसिस पर हमने डिटरमाइन किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेज करना चाहिए वो कितना है, 5 लाख। अब हम आते हैं एक्चुअल सिनेरियो पे। जब एक्चुअल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया तो उस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अर्निंग्स हुई और कितना रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का था, ये आपने एस्टिमेशन कर लिया और आपने एक्चुअल में इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड से आपने इतना अमाउंट रेज कर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। अब बारी आती है एक्चुअल सिनेरियो को देखने की। एक्चुअल सिनेरियो देखिए गाइस, क्या हुआ कि कंपनी का टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन 5 लाख था, क्योंकि उसने तो जो एस्टिमेट किया उतना बिजनेस में लगा दिया डिफरेंट सोर्सेज से रेस कर। बट जब एक्चुअल सिनेरियो की बात आई तो एक्चुअल जो आपकी अर्निंग्स थी, वो अर्निंग्स जो आपने एस्टिमेट की थी वो क्या थी कि 50,000 आपने एस्टिमेट किया था कि 50,000 बिजनेस अर्न कर लेगा। बट एक्चुअल में जो अर्निंग्स हुई ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ 40,000 हुई, 40,000 रुपीज़ ओनली। दैट मीन्स कि जो आपका एस्टिमेशन था वो क्या था, वो ओवर था, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा हो गया ना। एक्चुअल 40,000 और एस्टिमेशन 50,000, दैट मीन्स 10,000 से ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया आपने फ्यूचर अर्निंग्स। और एक्चुअल जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न था ऑर्गेनाइजेशन का इन द इंडस्ट्री भी 10% था और आपका एस्टिमेशन भी 10% था। तो दैट मीन्स ये एस्टिमेशन आपका सही था, जो आपने एस्टिमेशन रेट ऑफ रिटर्न के लिए लगाया वो सही लगाया। बट फ्यूचर अर्निंग्स जो है आपने वो ओवर एस्टिमेट कर ली, 50,000 कर ली, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 40,000 अर्न किए हैं। तो जो ये आपने ओवर एस्टिमेशन लगाया था अर्निंग्स का, ये ओवर एस्टिमेशन कैन लीड टू द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कैसे सिचुएशन को लीड करेगा वो भी एग्जाम्पल की तरफ से देख लीजिए आप। एज पर द एक्चुअल सिनेरियो द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन शुड बी, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होना चाहिए था। अगर हम देखें एक्चुअल अर्निंग्स के बेसिस पर, एस्टिमेशन के बेसिस पर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन 5 लाख होना चाहिए था। अगर फॉर्मूला में हमने पुट किया तो हमारे पास 5 लाख आया। अब एक्चुअल सिनेरियो में अगर अर्निंग्स देखें 40,000 और ROR 10% है, तो दैट मीन्स हमारा राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन 4 लाख होना चाहिए था। बट हमने कितना अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है बिजनेस में एस्टिमेट किया था, 5 लाख। दैट मीन्स बिजनेस में तो हमने 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, बट इन एक्चुअल 4 लाख ही सही था अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, 5 लाख गलत एस्टिमेशन था। तो मतलब जो एस्टिमेशन था वो गलत रहा। हमारी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई 1 लाख, 1 लाख कैपिटल ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, जबकि 4 लाख जो है इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि बिजनेस की जो अर्निंग्स है वो सिर्फ 40,000 है और बेस्ड ऑन द अर्निंग्स एंड ROR सही अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन 4 लाख है और इन्वेस्टेड है 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस है 1 लाख का, इससे हमारी कंपनी ओवर कैपिटलाइज है एंड दिस इज वन ऑफ द कोज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, दैट इज द ओवर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। दिस इज द फर्स्ट कोज। ठीक है, आई एम रियली
होपिंग कि आपको ये पहला कोज समझ में आया है। दूसरा कोज हमारा होगा रेट ऑफ रिटर्न का रॉन्ग एस्टिमेशन। इस वाले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि एस्टिमेशन जो था वो 50,000 का फ्यूचर अर्निंग और ROR 10%, और जबकि इन एक्चुअल आपका जो ROR था वो तो 10% ही रहा जो जैसा आपका एस्टिमेशन था, बट आपकी जो अर्निंग्स थी वो सही नहीं एस्टिमेटेड थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर मान लीजिए कंपनी की जो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स है और जो बिजनेस में एक्चुअल अर्निंग्स हुई वो दोनों सेम है, बट जो रेट ऑफ रिटर्न का एस्टिमेशन है अगर वो गलत हो जाता है तो क्या हो सकता है, तब भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ सकती है। सो लेट्स सी दैट ऑल्सो। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था, एस्टिमेशन हमने क्या किया था कि हमने एस्टिमेट किया था 50,000 की अर्निंग्स और ROR हमने एस्टिमेट किया था 10%। अब हम देख रहे हैं एक्चुअल सिनेरियो, ये है हमारा एक्चुअल सिनेरियो। एक्चुअल सिनेरियो नंबर 2 में क्या हुआ कि कंपनीज ने टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन तो 5 लाख थी बेस्ड ऑन दिस मच अर्निंग एंड दिस मच रेट ऑफ रिटर्न। अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन 5 लाख, इतना बिजनेस ने इन्वेस्ट कर लिया, बट इन एक्चुअल जो कंपनी की अर्निंग्स हुई वो 50,000 ही हुई। एस्टिमेटेड भी 50,000, एक्चुअल भी 50,000, 50,000 ही है। दैट मीन्स जो अर्निंग्स का एस्टिमेशन था वो बिल्कुल सही रहा, बट क्या रेट ऑफ रिटर्न भी सही एस्टिमेटेड था बाय द बिजनेस, तो वो पता चलता है नहीं, क्योंकि जो आपका फेयर रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में इंडस्ट्री में था इन द नेक्स्ट ईयर वो था 12% और आपने एस्टिमेशन लगाया था 10% का। दैट मीन्स कि जो आपका एस्टिमेशन था रेट ऑफ रिटर्न का वो क्या था, अंडर एस्टिमेशन, कि आपने कम एस्टिमेट किया जबकि एक्चुअल में ROR ज़्यादा है इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेशन of fair rate of return can also lead to the situation of over capitalization as per the actual scenario। अगर आप देखो जो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो कितनी होनी चाहिए, इन दोनों के बेसिस पर अर्निंग्स को ऊपर रखोगे, ROR को नीचे, और आपको पता चल रहा है कि जो राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है बेस्ड ऑन दिस मच अर्निंग्स एंड ROR वो इतनी होनी चाहिए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है, 5 लाख। दैट मीन्स अगेन आपकी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है बाय हाउ मच रुपीज, 83,333 रुपीज। इट इज द डिफरेंस ऑफ 5 लाख एंड 4,16,667 रुपीज। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस जो है 83,333 रुपीज है, और जिससे हमारी कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है। सो आई होप सो सबसे बड़े जो 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज थे, द रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ द फेयर रेट ऑफ रिटर्न एंड द रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स, दोनों अगर आपके गलत हैं, मतलब किसी एक का भी गलत होना कंपनी को लेड कर सकता है टू द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन। और ओवर कैपिटलाइजेशन कब होगा, जब आप फेयर रेट ऑफ रिटर्न का अंडर एस्टिमेशन लगाओगे और जो आपकी फ्यूचर अर्निंग्स है उसका ओवर एस्टिमेशन लगाओगे। तो ये थे पहले 2 कॉजेज। अब 3-4 कॉजेज और हम पढ़ेंगे जो कि बिजनेस की अर्निंग्स को कम करते हैं। मैंने आपको इन द स्टार्टिंग यहाँ पर बताया है कि बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कैपिटल का ज़्यादा होना, अर्निंग्स का कम होना। और कैपिटल ज़्यादा कब होगी, मैंने आपको बताया कि जब आपका एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स और रेट ऑफ रिटर्न सही नहीं होगा। अब हम देखेंगे अर्निंग्स कम क्यों होगी। अब हम इस फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। तो एक बिजनेस की अर्निंग्स कम क्यों हो सकती है, तो सबसे पहला जो कॉज हो सकता है कंपनी की जो अर्निंग्स है उसके कम होने का, वो हो सकता है प्रमोशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बूम पीरियड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी प्रमोशन करती है अपनी कंपनी का, प्रमोशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग द बिजनेस इनटू अ रियलिटी। गाइस, आपको ये पता है कि बिजनेस कोई सेटअप होता है तो उससे पहले एक आइडिया आता है किसी के माइंड में कि ओके दिस इज द नीड ऑफ द पब्लिक, तो हमें इसका जो है हम अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम पब्लिक को सर्व कर सकते हैं। तो जब वो आइडिया आता है, आइडिया से लेकर उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने तक जो हमारे सारे स्टेप्स रहते हैं वो प्रमोशन के अंडर आते हैं। और अगर बिजनेस की जो प्रमोशन हुआ है वो ड्यूरिंग द बूम पीरियड हुआ है, बूम पीरियड से हमारा मतलब होता है द पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल होती है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। हमारी बिजनेस साइकिल कुछ इस तरीके से होती है, इफ़ यू विल सी लाइक दिस, ये कंटिन्यूसली मूव करती है। जब ये ऊपर जाती है इस स्टेज को हम बोलते हैं रिकवरी। दिस इज
द पीक ऑफ द बिजनेस साइकिल, दिस इज आवर बिजनेस साइकिल, ठीक है। इसे हम ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिकल साइकिल सब बोलते हैं, ठीक है। तो बूम, और जब ये नीचे गिरती है तो इसे हम बोलते हैं रिसेशन की स्टेज, और सबसे लोएस्ट फेज को हम बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेसेस होते हैं हमारे एक बिजनेस साइकिल के, और अगर बिजनेस साइकिल की बूम स्टेज चल रही थी, दैट मीन्स द पीक स्टेज अगर चल रही थी, इस टाइम पर जो मार्केट होती है ना वो फुल यूटिलाइजेशन कर रही होती है रिसोर्सेज का, वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी लार्जेस्ट लेवल पर हो रही होती है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बहुत डिमांड होती है क्योंकि लोगों के पास अच्छी इनकम होती है, तो सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है मार्केट में। अगर उस टाइम पे आपका प्रमोशन होता है कंपनी का, मतलब इस्टेब्लिश होती है कंपनी, तो वो भी अर्निंग्स को कम कर सकता है। कैसे कर सकता है गाइस? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बूम पीरियड में इनकॉर्पोरेट होगी, इस्टेब्लिश होगी, तो आपको पता है बूम पीरियड का मतलब हाई प्रोडक्शन, हाई एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम, हायर डिमांड, और वो हायर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लीड करेगी टू द हायर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना मार्केट में, तो उसके जो प्राइजेज हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, और बूम पीरियड में प्राइजेज हाईएस्ट होते हैं ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को इस्टेब्लिश किया है ड्यूरिंग दिस फेज, तो उस टाइम पर जो उसके खर्चे हुए होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हुए होंगे। दैट मीन्स उस टाइम पर जो कंपनी ने एसेट्स में इन्वेस्ट किया होगा वो कितने प्राइस पर किया होगा? हाई प्राइस पर। बट इस्टेब्लिश होने के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल पीरियड आया, नॉर्मल साइकिल, नेक्स्ट स्टेज आई, दैट इज रिसेशन और डिप्रेशन। बूम के बाद रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन। जब बिजनेस इन स्टेजेस से गुजरेगी तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही होगी वहाँ पर डिमांड अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन वहाँ पर कम हो चुकी होगी, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स जो हैं रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लार्ज लेवल पर नहीं होंगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे लोग अपने सामान को बेचकर? तो उस टाइम पर जो अर्निंग कैपेसिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन के ड्यूरिंग दिस फेसेस वो कम हो जाती है। और कम होने का मतलब कि बिजनेस के पास उतने प्रॉफिट्स नहीं होंगे, बिजनेस की अर्निंग्स कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो असेट्स बिजनेस ने शो की हैं वो बुक वैल्यू पर शो करते हैं, ठीक है। और ये असेट्स तो परचेज कर रखी है बूम पीरियड के ड्यूरिंग। 1 लाख में जो असेट आपने परचेज कर रखी है ड्यूरिंग द बूम पीरियड, अब उसकी वैल्यू तो 50,000 भी नहीं है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज, रिसेशन और डिप्रेशन। बट बुक्स में तो हमेशा असेट्स को बुक वैल्यू पर शो करते हैं, वहाँ पर तो हमने शो कर रखा है कि 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, और जबकि अर्निंग्स हमारी इस 1 लाख को जस्टिफाई करते हुए नहीं होंगी। बिजनेस की अर्निंग्स बहुत कम होंगी ड्यूरिंग दिस फेज, जो कि इस 1 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, और इस तरह से कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो कम रह जाएंगी एज कंपेयर्ड विद द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि जो उस इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड कोज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कि जहां आपकी कैपिटल ज़्यादा और अर्निंग्स कम हो जाएंगी, दैट इज द प्रमोशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द बूम पीरियड। आई होप सो आपको ये कोज भी समझ आया है। नेक्स्ट कोज की तरफ मूव करते हैं अब हम गाइस। सो द नेक्स्ट कोज इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। क्या है अगला कोज? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से हमारा क्या मतलब है? आप ये सोचिए, एक बिजनेस है, बिजनेस ने जितना भी एस्टिमेशन लगाया उतना अमाउंट उसने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बट अगर बिजनेस के रनिंग स्टेज पर जब बिजनेस चल रहा था उस टाइम पर एकदम से आपका जो कैपिटल का नीड था वो इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि जब आपने अंडर एस्टिमेशन कर लिया फॉर द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन द फ्यूचर, कि आपने सोचा कि 5 लाख रुपए इनफ है। एक जनरल सिनेरियो सोचिए, ये पिछले वाले से लिंक मत करना, एक जनरल सिचुएशन सोचो। एक बिजनेस है, बिजनेस ने सोचा 5 लाख रुपए इनफ है एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। आपने वो 5 लाख रुपए उस बिजनेस में लगा दिए, बट वो कैपिटल आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है कम रह गई, लेस रह गई, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए थी। 5 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं रहे। तो उसके बाद जो है आपको क्या होगा, आपको ज़रूरत महसूस होगी कि ज़्यादा कैपिटल चाहिए, थोड़ी और कैपिटल हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, इस स्टेज पर जब बिजनेस रनिंग स्टेज पर है उस टाइम पर एकदम से डिमांड रेज होती है कि हमें जो है कैपिटल चाहिए बिजनेस में,
तो एकदम से जो वो डिमांड रेज होगी ना, जब किसी चीज़ की आपको एकदम ज़रूरत पड़ती है ना गाइस, फिर चाहे वो जितनी ही मर्जी महंगी मिल रही हो, आप लोगों को ये होता है कि गाइस बस अब तो इसे ले लीजिए, बिकॉज अगर ये नहीं मिली तो हमारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ बीच में स्टक हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ठीक है, तो जब एकदम से इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास कैपिटल की, तो बिजनेस को फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। और जब वो एट अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन उसको रेस करेगा, तो कोई भी उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं देगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसे वो कैपिटल मिलेगी। और उस कैपिटल को इतने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बोरो करने से जो कंपनी की अर्निंग्स है वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट अपने प्रॉफिट में से तो देना पड़ेगा, वापस कहीं से और से थोड़ी दिया जाएगा। और जब हाई इंटरेस्ट रेट कंपनी के प्रॉफिट में से जाएगा तो कंपनी की अर्निंग्स जो हैं कम हो जाएंगी। और अर्निंग्स का कम होना मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन का होना। ठीक है, तो आई होप सो फोर्थ कोज भी आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ कोज। फिफ्थ कोज क्या है? लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। पहले आपको पता होना चाहिए डिविडेंड का क्या मतलब होता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ, आप उनको इनकम कह लो कि एज अ इनकम टू द शेयर होल्डर्स, जो आप शेयर होल्डर्स को दे देते हो प्रॉफिट का वो हिस्सा, हम उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो बहुत ही लिबरल है। लिबरल का मतलब क्या है कि मतलब बहुत ही फ्रीली है कि जितना मर्जी चाहे ऑर्गेनाइजेशन का मन करे वो फ्रीली बांट देती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से कोई फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए थोड़ा रिजर्व करके रख ले। नहीं, उसका ज़्यादा फोकस रहता है कि चलो जितना हो सके बांट दो, शेयर होल्डर्स को दो। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट्स रहेंगे ही नहीं फॉर द फ्यूचर रिजर्वेशन पर्पस, कि थोड़े बहुत अलग से रिजर्व कर रख लो, कोई भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी कम से कम पैसा तो रहेगा। क्यों? अगर पैसा नहीं रहा फिर वही एकदम से एट कैपिटल की रिक्वायरमेंट रेज होना, और इतने एकदम से अर्जेंट रिक्वायरमेंट में तो जितने मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा हो कंपनी को बोरो करना पड़ेगा। और अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया तो अर्निंग्स कम होंगी। वही सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है, दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ डिविडेंड, तो कंपनी के पास जो अर्निंग्स है वो कम हो जाती है। जैसा यहाँ लिखा है, वेयर वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स आर रिटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर यूज। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी में या तो बिल्कुल नहीं या बहुत ही कम अमाउंट जो है कंपनी रिटेन करती है फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि सारा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द शेयर होल्डर्स। तो अगर एकदम से अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई फॉर द कैपिटल इन फ्यूचर, तो कंपनी के पास कोई रिजर्व्स नहीं होंगे, नो रिजर्व्स, और कंपनी को क्या करना पड़ेगा? और अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई, रिजर्व तो है नहीं, तो करो फिर मार्केट से बोरो एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल को बोरो करो। और फिर जब बोरो करोगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो अर्निंग्स तो अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने अमाउंट पर जो उसने इन्वेस्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन में, द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसको जस्टिफाई कर सके अपनी अर्निंग्स को देखते हुए। कंपनी की अर्निंग्स हो रही हैं 4 लाख रुपया और पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में 50 लाख रुपया। क्या वो 4 लाख जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो जस्टिफाई कर रही है 50 लाख रुपये इन्वेस्ट? क्या आप 50 लाख बिजनेस में सिर्फ 4 लाख के प्रॉफिट को देख के लगाओगे क्या? जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस 50 लाख पर बहुत अच्छा 15-15, 20-20 लाख अर्न करे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतना कम अर्न कर रही है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि कंपनी की कैपिटल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग्स बहुत कम है, वो फेयर रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर पा रही है। नाउ द सिक्स्थ कोज क्या है? हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। आपको ये पता होगा कि कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ता है, और टैक्स का जो अपना है अलग टैक्स स्लैब्स होती हैं, रेट ऑफ टैक्स होते हैं जिस पर जीएसटी रेट्स होते हैं जो कि कंपनी को पे करने पड़ते हैं। और अगर वो टैक्सेशन रेट्स हाई हैं तो दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा टैक्स पे करने में चला जाएगा और कंपनी के पास अर्निंग्स जो है वो बहुत कम बचेंगी। ठीक है, जो कि एबल नहीं होंगे जस्टिफाई करने में कि कंपनी ने अगर इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो क्या वो उस अमाउंट पर एक कि
अच्छा एक सफिशिएंट अर्निंग्स जो है दे पाई हैं कि नहीं दे पाई हैं, गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स क्या वो इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल पर दे पाई हैं, क्या एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को लीड करता है। ओवर कैपिटलाइजेशन नाम सुनते ही दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो क्या, आपकी कैपिटल का ज़्यादा होना और अर्निंग्स का कम होना। लास्ट कोर्स जो मैं आपको आज के लिए बता रही हूँ वो है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रमोशन मैंने आपको बताया कि सारी एक्टिविटीज़ जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आइडिया, कि जब आपको एक आइडिया आया टू द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया, दैट मीन्स एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन जब तक खड़ी ना हो जाए तब तक जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे वो सारी प्रमोशन एक्टिविटीज़ में आती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं। और अगर वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते टाइम पर आपने अच्छा खासा एक्सपेंस किया है, दैट मीन्स बहुत अच्छे पैसे खर्च करे हैं, तो वो भी कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन को लीड कर सकते हैं कंपनी में। कैसे? एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी लाइक अंडर राइटिंग कमीशन, प्रोमोटर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है गाइस सैलरी। क्या होता है? सैलरी या वेजेस जो आप प्रमोटर्स को दोगे। प्रमोटर्स कौन है? वो पर्सन्स जिन्होंने इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। कौन सी एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ? फ्रॉम द जनरेशन ऑफ एन आइडिया टू द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया। ठीक है, तो वो प्रमोटर्स होते हैं और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो फ्री में नहीं करते, उसके बदले कुछ लेते हैं और जो वो लेते हैं उसे रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो अगर उन्होंने अच्छा खासा चार्ज किया है कंपनी से तो भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हो सकती है। और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? अंडर राइटर्स होते हैं गाइस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक होती है ना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक जाती है कैपिटलाइजेशन की अमाउंट को रेस करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेल्प लेती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अपने अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर्स को दिया जाने वाला पैसा है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो कि ये गारंटी लेते हैं कि कंपनी के मिनिमम जो मतलब उसने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को वो अलॉट हो जाएंगे। उनको कंपनी जो पब्लिक सब्सक्राइब कर ली, मतलब जो जिम्मेदारी लेता है ना कंपनी के शेयर्स को जो उसने पब्लिक किया उसको सब्सक्राइब करने की जो जिम्मेदारी लेता है पर्सन, वो होते हैं हमारे अंडर राइटर्स। वो एक लाइबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर कि अगर कंपनी के वो प्रमोट करेंगे कंपनी के शेयर्स को अमंग द पब्लिक, कि पब्लिक इनके शेयर्स कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे। अगर कंपनी नहीं करती है तो इट विल बी ऑन टू द अंडर राइटर्स ओनली कि वो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए भी वो कमीशन चार्ज करते हैं, उसे हम अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो सारे एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी किए जाते हैं। अगर ये हाई है तो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं जो इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। क्या लिखा है? हायर द एक्सपेंसेस। जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे उतनी ज़्यादा कंपनी की जो अर्निंग्स हैं यूटिलाइज होंगी टू राइट ऑफ दोज एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ प्रमोशन किए जाते हैं ना गाइज, वो धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट में से ईयर बाय ईयर डिडक्ट किए जाते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? टू एलिमिनेट दोज एक्सपेंसेस, कि धीरे धीरे जैसे जैसे अब, क्योंकि इस टाइम पर तो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती है, बट जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है तो धीरे धीरे उन सारे पहले किए गए एक्सपेंस को राइट ऑफ किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। और अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा उनको एलिमिनेट करने में जाएगा और इसलिए कंपनी की अर्निंग्स जो है रिड्यूस हो जाएंगी। तो दिस विल ऑल्सो लीड टू द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ये थे हमारे टोटल 7 कोजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। आई एम रियली होपिंग कि आपको ये सारे कोजेज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे गाइज। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ रिवाइंड सारे दोबारा पढ़ो, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन टीच यू गाइज। अगर कोई भी डाउट है इस पढ़ाए हुए चीज़ों में तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।